इलेक्ट्रिक करंट के रिवीजन में सबसे पहले आपके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए तुमको ड्रिफ्ट वाली वेलोसिटी अपने आप पता हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए डिस्कस हो जाएगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इस क्वेश्चन का जब आप आंसर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ जो कैपिटल ई है, यानी कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। ये पहली बार है कि हम कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमने हमेशा ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तो कभी बनती नहीं है, हमेशा जीरो होती है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ऑटोमेटिकली टच में आ जाओगे। कैपिटल वी अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल पे जब हम क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। पहला पॉइंट क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का? पहला पॉइंट फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी अपना मोशन जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। तो अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कंफ्यूज हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आपको कुछ नहीं पता, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में होते हैं और ये जो है मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब हो गया ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। जैसे सपोज कर लीजिए कि इस एटम के पास में x इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के पास में y इलेक्ट्रॉन है और इस एटम से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? y-5। तुरंत ही जैसे इसके 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एटम से इसको 5 मिल भी जाएंगे। यानी इससे इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यहाँ पर, तुरंत किसी ना किसी एटम से 5 इसको मिल जाएंगे। इस वाले को 5 का बेनिफिट हो गया x+5, तो इससे ये 5 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो अगर आप किसी भी समय बोलो प्रोसेस स्टॉप, तो किसी भी एटम को ना तो इलेक्ट्रॉनों का कोई फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। ये होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, शेयरिंग बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी लॉस के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन है, पता चलता है कि वो कहीं और चला गया। मेटल के अंदर एटम जो है एक इस वाले इलेक्ट्रॉन से, इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं और चले गए हैं, लेकिन हमेशा मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हुए, ना तो इसको कोई लॉस होगा ना ही उसको कोई बेनिफिट होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर बिहेव्स लाइक गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या क्या करते हैं, अगर आप वो सारे पैरामीटर्स हमको बताएं तो वो सारे पैरामीटर्स यहाँ के लिए भी वैलिड है। जैसे कि ये गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या क्या करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं। एक बात तो हमें ये पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ाने पर अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड तुरंत जो है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ जाती है। उसी तरीके से ये हमारे पास में कंडक्टर है और कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन करते हैं। ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ये मूव कर रहे हैं, लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हुए। जिस एटम से ये आए हैं उस एटम्स को कोई नुकसान नहीं होने पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं से
वो इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो पूरी हो गई है, और जिस एटम के पास गए हैं उसको कोई फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जो है उतने इलेक्ट्रॉन्स दे भी दिए हैं। तो ये पूरा मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, तो इस वाले पॉइंट में रैंडम मोशन शामिल हो गया, रैंडम मोशन इन्वॉल्व हो गया। भाई जब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि इलेक्ट्रॉन फ्री वाले बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, तो ये भी रैंडम मोशन करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ा लेते हैं, इनके साथ भी यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड बढ़ जाती है, और ऐसी स्पीड जो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है, टेम्परेचर के कम होने से कम हो जाती है, उसको थर्मल स्पीड कहते हैं। तो इनके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉनों के पास में थर्मल स्पीड होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉनों के पास जो ये थर्मल स्पीड होती है वो ऑर्डिनरी केस में 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड से रैंडम मोशन करते हैं, तो इनका जो रास्ता है वो कैसा होता होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं और इतनी ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं, तो जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, जो पाथ होता है वो कैसा होता है? तो पाथ कैसा होता है? पाथ इज स्ट्रेट लाइन बट नॉट स्मूथ, लेकिन वो स्मूथ नहीं होगा। जैसे ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला चला, जैसे ही आगे चलता है तो टकराता है, टकराता क्या है? लैटिस प्लेन पर एटम मौजूद है, तो एटम जो है वहां पर प्रेजेंट है, तो उस लैटिस प्लेन की दीवार से टकराएगा। टकराने के बाद में इसका रास्ता मान लेते हैं ये हो गया, फिर ये हो गया। तो देखो यहां से यहां तक का जो रास्ता है वो छोटा सा स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक का जो रास्ता है वो भी छोटा सा है लेकिन स्ट्रेट लाइन है। फिर यहां से यहां तक का जो रास्ता है वो भी स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक का जो रास्ता है वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो छोटे छोटे जो हैं आपके स्ट्रेट लाइन पाथ वहां पर बनते हैं, और वही लिखा गया है कि नॉट स्मूथ। तो रास्ता कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो स्मूथ नहीं होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर पे इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में पॉइंट आता है, और वो पॉइंट इस बेस पर है कि अगर चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। और यहां पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ये सिल्वर के लिए है, सिल्वर कंडक्टर के लिए। तो बाकी लोगों में इसी से थोड़ा सा कम होते होंगे, किसी में 10⁸ होते होंगे, किसी में 10⁻27 होते होंगे। तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना ज्यादा ये क्राउड है, तो अगर ये कंडक्टर्स के अंदर चलेगा तो करंट बनेगी, क्योंकि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई करंट बननी चाहिए, तो इसका मतलब अगर कंडक्टर को टच करें तो शॉक लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है। या अगर हम एक आमीटर जो है करंट को रीड करने वाला यहाँ लगा दें, ये आमीटर, और ये यहाँ लगाएंगे, अगर करंट हो रही है, बन रही है, तो भाई रीडिंग आ जाएगी। तो आमीटर में करंट 0 होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल एक तरफ तो ये कहता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड मेंटेन करते हैं, तो फिर जो इसको नहीं मानते हैं या जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो पूछते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर स्पीड इतनी ज्यादा है तो करंट कहां गई? तो क्या आंसर दिया गया? ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside conductor maintain random motion such that net flow of charge always remain 0, always remain 0, corresponding to एरिया। क्योंकि करंट जो है वो चार्ज का फ्लक्स है, करंट का ओरिजिनल नाम है चार्ज का फ्लक्स, और फ्लक्स जहां पर भी आ जाता है वहां पे एरिया अपने आप आ जाता है।
क्योंकि बिना एरिया के फ्लक्स बनते ही नहीं है। एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर कोई चार्ज की क्वांटिटी जाती है और आती है और उसी में टाइम से डिवाइड कर दो तो करंट बन जाती है। तो याद रखो सेकंड नंबर पॉइंट के पीछे का जो पॉइंट है वो कि करंट एक तरीके का चार्ज का फ्लक्स है। तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर मेंटेन रैंडम मोशन सच दैट नेट फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन जीरो करस्पॉन्डिंग टू द एरिया। अब ये कंडक्टर में एक बार फिर से इसको बनाता हूं। ये कंडक्टर है। अब तुम में से किसी ने एरिया ये ले लिया। फ्लक्स है ही ऐसा कि अगर एरिया आपके सामने ना हो तो आप अपनी तरफ से इमेजिन कर सकते हो। तो आपने एरिया ये ले लिया, हमने एरिया ये ले लिया, क्लास के किसी बच्चे ने ये वाला एरिया ले लिया, किसी की मर्जी थी उसने ये वाला एरिया ले लिया। तो सारे के सारे एरिया हम लोगों ने अपनी तरफ से ले लिए। तो सेकंड नंबर पॉइंट ये कहता है कि जिस एरिया को आपने लिया, जैसे हमने ये वाला एरिया लिया है, तो इस वाले एरिया से 90 डिग्री के साथ अगर 2000 इलेक्ट्रॉन फ्री वाले आए हैं इस तरफ, तो उसी समय पर ये 2000 वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो गए भी हैं। तो इस वाले एरिया से जो नेट फ्लो है चार्ज का, क्योंकि आने वाले को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं और जाने वाले को पॉजिटिव लिखते हैं। 2000 आना है तो नेगेटिव में आना, और प्लस 2000 जाना है, प्लस में 2000 जाना, तो जो नेट फ्लो हो गया वो कितना हो गया? जीरो। और ये सारा काम जितने भी समय में हुआ है, मान लो 5 सेकंड में हुआ है, तो इस फ्लो में टाइम से डिवाइड कर दो तो करंट बन जाती है। तो भाई देखो इस वाले एरिया से कोई करंट नहीं होगी। जिन लोगों ने इस वाले एरिया को समझा है इमेजिनेशन में, तो इस वाले एरिया से अगर x1 फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं तो x1 फ्री इलेक्ट्रॉन गए भी हैं, और इसीलिए यहां पर भी जो नेट फ्लो है वो कैसा होगा? जीरो। एंड दैट इज व्हाई करंट कैसे होगी? जीरो। तो थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोगों ने ये रास्ता निकाला उस क्वेश्चन का कि अगर थर्मल स्पीड है, अगर इलेक्ट्रॉनों में जबरदस्त स्पीड है, तो झटका क्यों नहीं मिलता, शॉक क्यों नहीं लगता? अगर हम किसी कंडक्टर को टच कर लें ऐसे ही तो कोई शॉक नहीं लगता। तो ये रिजल्ट निकाला गया कि इस तरीके से रैंडम मोशन मेंटेन होता है कि किसी भी एरिया के करस्पॉन्डिंग जो नेट फ्लो है चार्ज का वो हमेशा क्या रहता है? जीरो। ठीक है ना? तो ये थे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के 2 पॉइंट। अब जब आपने इस कंडक्टर में बैटरी लगा दी, अभी तक आपने बैटरी नहीं लगाई थी, अब आपने कंडक्टर में लगा दी बैटरी, फिर उसके बाद में उसको टच किया तो उसने शॉक दे दिया, यानी कि अब उसके पास करंट आ गई। तो डिस्कस करना है कि उस बैटरी ने ऐसा क्या काम किया। तो देखिए यही कंडक्टर रिपीट करते हैं डायग्राम में, तीसरे पॉइंट पर आ चुके हैं। और ये कंडक्टर है, वायर जैसा है तो सिलिंड्रिकल बनाते हैं हम यहां पर, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और बैटरी लग चुकी है। तो फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बैटरी क्या होती है, सेल क्या होता है, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरी वो डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो यहां पर बैटरी आपने लगा दी है, यहां पर हाई पोटेंशियल, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, और यहां पर लो पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। जैसे ही आपने बैटरी लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागती है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो ये जो एरो आप देख रहे हो ये अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है E इनसाइड, और पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा भाई, E बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो E इनसाइड, डेल्टा V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, और डेल्टा R उन किनारों के बीच की दूरी जहां पर ये PD पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पर वो L है। तो ये देखिए E इनसाइड आ गया V बाई L। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से संबंध से इसकी व्हाट इज बैटरी, तो बैटरी इज ए डिवाइस जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, और ये डिवाइस जब किसी कंडक्टर के क्रॉस में जोड़ दी जाती है तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। वहीं जब आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो कि बैटरी क्या होती है, तो फिर आप जो है विजन अपना बदल देते हो, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर की बात करते हो। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरी में इतनी बात सफिशिएंट है। बैटरी लग चुकी है, अब देखिए क्या होने वाला है।
अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वापस बनाई है, ये इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जहां मर्जी थी वहां जा सकते थे, रैंडम मोशन था। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स फील करेंगे। F बराबर QE, Q माने चार्ज, कैपिटल E माने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और इस वैल्यू को हम लोग E से लिखते हैं। तो इस वाले फ्री इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फोर्स फील करना शुरू कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने भी इलेक्ट्रिक फोर्स फील करना शुरू कर दिया। तो अब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित दिशा में फोर्स को फील करने लगे। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट हो जाना। इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट हो जाना। तो नंबर 3 में जो पॉइंट है वो क्या बनेगा? तो नंबर 3 का पॉइंट बनेगा कि व्हेन बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर देन पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो बन जाती है और इससे जो है सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगते हैं। कैसे ड्रिफ्ट होने लगते हैं? रैंडम मोशन छोड़ देते हैं, अब वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट होते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तीसरा पॉइंट था कि व्हेन बैटरी अप्लाइड या बैटरी कनेक्टेड across conductor then potential difference as well as जहां पोटेंशियल डिफरेंस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही चलती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड for due to it। अब जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी होती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलने की। तो पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करें तो भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से सोचना शुरू करें तब भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ही चलेंगे। तो ड्यू टू इट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्टेड हो चुके हैं, उनको किसी ने मोड़ दिया है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ। तो ड्यू टू इट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड एंड नेट फ्लो ऑफ चार्ज not become zero, so current take place। अब सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो जब रैंडम मोशन हो रहा था तो तुम जहां चाहो वहां पे एरिया ले सकते थे क्योंकि हर एरिया के साथ तुम्हें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट दिखेगा। लेकिन जब ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई है तो देखो आपकी चॉइस खत्म हो गई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन, फ्लो ऐसे हो रहा है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। तो फ्लक्स की कहानी में जो एरिया होता है वो हमेशा फ्लो के साथ 90 डिग्री होता है। तो अब जो हम एरिया सेलेक्ट करेंगे कुछ भी नहीं ले लेंगे। अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा सिलेक्टेड एरिया फ्लो के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये मैंने एरिया एज्यूम कर लिया। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो चुके हैं, तो जो लोग इस तरफ खड़े होंगे वो ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फौज आ रही है, और जो इस तरफ खड़े होंगे वो ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फौज जा रही है। यानी अब या तो फ्लक्स आने वाला होगा या केवल जाने वाला होगा। तो नेट वाला फ्लक्स जीरो, तो नेट वाला चार्ज भी जीरो नहीं होगा और इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी। ठीक है ना? ये तीसरा पॉइंट आ गया। ऐसा जादू कौन सा बैटरी ने कर दिया कि करंट बनने लगी, तो ये सिचुएशन आ गई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए तो ड्रिफ्ट होने के बाद इनकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है? तो 4 नंबर पॉइंट पर चलता है जिसमें कि हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात करेंगे। अगर अलग से ये क्वेश्चन आता है तो आप इस मॉडल का चौथा पॉइंट देकर के आएंगे, वहां पर आंसर ये है। तो ड्रिफ्ट स्पीड कैसे होगी? ये कंडक्टर है, इसका अपना ये लेंथ L है, यहां पर HP है हाई पोटेंशियल, सॉरी उस डायग्राम के साथ चले तो यहाँ पे LP है लो पोटेंशियल और यहाँ पर HP है हाई पोटेंशियल। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ड्रिफ्ट होकर के इस तरफ फोर्स फील कर रहे हैं EE,
तो भाई v बराबर होता है u प्लस at। u पहले कितनी ड्रिफ्टिंग स्पीड थी, तो पहले जब बैटरी नहीं थी तो ड्रिफ्टिंग स्पीड 0 थी, तो u की वैल्यू हो गई 0। a माने एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। भूल मत जाना ये सारी बातें इलेक्ट्रॉनों के लिए चल रही हैं, तो मास इलेक्ट्रॉन का होगा, तो फोर्स कितना है ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉनों पर e इनसाइड अपॉन में मास m हो गया, तो यहां पर a की जगह पर आ गया e इनसाइड अपॉन में m, साथ में t मींस टाउ। यहां पे टाउ एक पैरामीटर से जो भी आगे आगे डिस्कस हो जाएगा। और ये हो गया आपका v दी ड्रिफ्ट स्पीड। भाई u मींस इनिशियल वाली ड्रिफ्ट स्पीड, तो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी ही नहीं, तो ड्रिफ्टिंग स्पीड पहले क्या होगी 0 होगी। बैटरी लगने के बाद ये फीचर्स आया है, तो u की वैल्यू 0 हो गई, और यहां पर आया vd की वैल्यू e टाउ बाई m, तो ड्रिफ्ट स्पीड आ गई e टाउ बाई m। इस पूरी सिचुएशन में जो ये टाउ है उसको जरा देख लेते हैं। टाउ क्या है? टाउ यहां पर रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम, और इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻14 सेकेंड फॉर द सिल्वर। तो बाकी देखो कंपेयर हम सिल्वर से ही करते हैं, तो बाकी लोगों के लिए इसी के आसपास रहती है। तो रिलैक्सेशन टाइम, अब रिलैक्सेशन टाइम क्या ये अलग से फीचर है, वो जब अलग से आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का चौथा पॉइंट ये है, सिल्वर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आती है। तो अगर बाकी के लोगों में हम बात करें तो इसी के आसपास होगी, यानी बहुत छोटी सी ड्रिफ्ट स्पीड आती है। ड्रिफ्ट स्पीड के फार्मूले को अगर हम अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं e टाउ बाई m, और कैपिटल E की जगह में लिख सकते हैं v बाई n, कैपिटल E की जगह पे v बाई n, तो ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी e टाउ कैपिटल v बाई n। ये था आपका चौथा पॉइंट फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल आपसे पूछा जाता है तो ये 4 पॉइंट आपको देने होते हैं, और भी पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन आप जो है स्मार्ट होकर के आंसर दीजिए। 2 पॉइंट वो जब बैटरी नहीं लगी थी, और 2 पॉइंट वो वाले जब बैटरी लगी थी। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन है थ्योरी का। एक तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है ये जानते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और दूसरा ये जानते हैं कि जो ड्रिफ्टेड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्रिफ्टेड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी इस जब ड्रिफ्टिंग नहीं थी उस समय के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वाले थे, उनके पास स्पीड 10⁵ थी। 10⁵ का मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेजी से स्पीड थी। और तब हमने देखा था कि वो चलते थे तो सीधे रास्ते पर चलते थे, लेकिन उनका जो सीधा रास्ता था वो स्मूथ नहीं था, इरेगुलर था, टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन रास्ता कैसा था? सीधा। अब जो ड्रिफ्टेड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस रास्ते पर चलते हैं? तो ड्रिफ्टेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉलो, और यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स और पाथ। तो ड्रिफ्टेड वाले फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है इस पर बात करनी है, और रिलैक्सेशन टाइम की बात करनी है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री वाला था, ड्रिफ्ट हो चुका था, तो रास्ता तो बिल्कुल खाली तो है नहीं, क्योंकि एटम्स वहां पर लैटिस प्लेन है, एटम का जाल है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर के आगे बढ़ा तो टकराया, तो पहली टक्कर हो गई। तो स्टार्ट से लेकर के और पहली टक्कर होने तक जो समय लगा वो t1 था। इलेक्ट्रॉन को नुकसान हुआ, टक्कर से स्पीड जो है कम हो गई। इलेक्ट्रॉन ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, क्योंकि बैटरी लगी हुई है और कैपिटल E इनसाइड जिंदाबाद है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका जो है काम कर रहा है। फिर से ये अपना एक्साइटेड हुआ और फोर्स लगातार बना हुआ है, इसने रास्ता बदला और फिर आगे बढ़ गया। अब जब ये जैसे वो आगे बढ़ा फिर से टक्कर हो गई, क्योंकि एटम का जाल वहां पर बिछा हुआ है,
तो ये दूसरी टक्कर हो गई, और यहां से यहां तक में जो समय लगा वो T2, तो ये T1 प्लस T2 क्या हो गया, T1 प्लस T2 वो समय हो गया जो दो सक्सेसिव टक्करों के बीच में लगा है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से लिखते हैं, तो इट इज टोटल टाइम फॉर टू सक्सेसिव collisions of free electron with atoms। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की टक्कर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो रिपल करेगा। लेकिन जो आपके एटम है ना, उनके पास में न्यूक्लियस है प्लस के साथ, तो इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होती है वो किसके साथ होती है, एटम्स के साथ। तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अच्छा, इस रिलैक्सेशन टाइम में उसने कुछ दूरी भी तो चली होगी ना, उस दूरी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ लैम्डा, तो दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन in two successive collisions। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स में जो चली गई दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। हम इसको लैम्डा से लिखते हैं। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर हो जाएगी स्पीड, और इंटू में समय मीन्स टाइम। लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड, और टाइम क्या है भैया, टाउ, क्योंकि दो सक्सेसिव कोलिजन का जो करस्पॉन्डिंग टाइम है वो तो टाउ हो जाएगा यहां से। तो यहां से आ जाएगा टाउ बराबर लैम्डा बाई स्पीड, और जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखो, एक थ्योरी का पॉइंट आ गया स्पेशल, कि रिलैक्सेशन टाइम टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो टक्कर बढ़ जाएगा। गॉट इट, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो टक्कर बढ़ जाएगा। सपोज कर लो कि रिलैक्सेशन टाइम पहले 10 सेकंड का है, तो 10 सेकंड होता है तो टक्कर हो जाती है। अगर रिलैक्सेशन टाइम हो गया 5 सेकंड का, भाई टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो पहले 10 सेकंड में 2 टक्कर हो रही थी, अब 5 सेकंड में 2 टक्कर, 10 सेकंड में कितनी टक्कर, 4। और टक्कर अगर बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी। तो ये भी फीचर्स आगे आएगा कि जब हम ये बात करेंगे कि आखिर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, तो ये है वो बैकबोन। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और एग्जाम्पल ये वाला जो मैं दे रहा हूं उस पर जरा बात कर लो। आपने कहा कि कहीं से रिलैक्सेशन टाइम के करस्पॉन्डिंग जो रिलैक्सेशन टाइम था किसी टेम्परेचर पर वो 20 सेकंड था, तो इसका क्या मतलब है, 20 सेकंड में 2 टक्कर। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, 4 सेकंड हो गया, तब 4 सेकंड में कितनी टक्कर, 2, तो 20 सेकंड में बढ़ गई ना। तो भाई 20 सेकंड में पहले 2 टक्कर थी, अब 4 सेकंड में 2 टक्कर, तो 4 के यानी कि 5 2 10, कितनी टक्कर हो जाएगी, 10। और टक्कर अगर बढ़ेगी तो रुकावट बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जब वो क्वेश्चन अभी आपकी आज की क्लास में रिवीजन में आएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, तो मैं उस क्यों का आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, और रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ में कनेक्शन। अब आते हैं कि ड्रिफ्टेड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस रास्ते पर चलते हैं। तो आंसर है कि ड्रिफ्टेड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉलो नॉन लीनियर पाथ। उनका रास्ता सीधा नहीं होता। जैसे देखिएगा, मैं अभी 2 डायग्राम बनाता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन,
टक्कर। तो छोटे छोटे रास्ते जो है ये सीधे सीधे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये है आपके थर्मल इलेक्ट्रॉन। ये ड्रिफ्टेड नहीं है, इनके पास स्पीड बहुत तगड़ी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तेजी से टक्कर, रास्ता बदलेंगे, टक्कर, छोटे छोटे रास्ते सीधे सीधे। अब जो है ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इसकी थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड और इनकी जो स्पीड है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से जब ये चलेंगे इनका जो रास्ता होता है वो ऐसा कर्व शेप होता है। अगर हम लोग ये कहें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ई इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने बैटरी से लगा दी तभी तो ड्रिफ्टिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा ही चलेंगे। आप खुद भी सोच के देखो, बहुत हल्की स्पीड से चल रहे हैं अभी, और जब बहुत हल्की स्पीड से चलते हैं तो अगर आप ऊपर से कागज का एक टुकड़ा फेंक दो तो जब वो नीचे आता है तो हल्की स्पीड से आता है ना, तो कैसे आता है? जिगजैग करता हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कागज से भी हल्के हैं यार, 10⁻⁻31 kg। एक तो ये इतने हल्के हैं और दूसरा इनके पास स्पीड बहुत कम है, तो इनका जो रास्ता होगा टकराएंगे और टकराने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो जो इनका रास्ता होगा वो कैसा होगा? नॉन लीनियर। जबकि स्टोन अगर आप फेंक दे तो सीधे रास्ते पर आता है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा। बोलो यार, स्पीड ज्यादा। क्यों स्पीड ज्यादा? A = फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो अब यहां पर जो है सिचुएशन आपके फेवर में है, नॉन लीनियर पाथ, और यहां पर जो है सीधा रास्ता है लेकिन रेगुलर नहीं है, यहां पर टेढ़ा रास्ता है लेकिन रेगुलर नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो जैसे चलेगा टकराएगा, रास्ता बदलेगा, ड्रिफ्ट तो लगातार होता ही रहेगा, फिर टकराएगा, रास्ता बदलेगा। तो दोनों ही केसेस में, इस वाले केसेस में भी रास्ता इरेगुलर है और इस वाले केस में भी रास्ता कैसा है? इरेगुलर। ठीक है, ये बात, रास्ता दोनों में इरेगुलर है। ऐसा नहीं कि बस इस रास्ते से होकर के गया, वो अपना कोई ना कोई रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन है कि ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ वेरी पुअर स्पीड। ड्रिफ्टेड के इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी स्पीड रखते हैं, कुछ मिलीमीटर पर सेकंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब तुरंत जल जाता है। अप्लायंस का मतलब यही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे हमने स्विच ऑन किया तुरंत जो है टेलीविजन चल जाता है। तो अगर करंट जो है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों से आ रही है, जैसा कि पता चला कि पंच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड मेक द करंट, तो अगर ये इतना धीमे धीमे चल रहे हैं तो करंट भी वेट करके आनी चाहिए। यानी हमने स्विच ऑन कर दिया और फिर हम अपना जो है देखें 10 सेकेंड हो गया, अभी बल्ब नहीं जला, फिर जब धीरे से करंट उस पर आएगी तो फिर बल्ब जलेगा, बट ऐसा तो नहीं होता। तो अब जो थ्योरी है वो क्या है? जो नई थ्योरी है वो बिल्कुल अलग ही है, और वो जरा थ्योरी समझिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर भरे हुए हैं कंडक्टर के अंदर, तो एक्चुअल में ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते। जो नई थ्योरी है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव नहीं करते। ये नहीं होता कि इस किनारे से उस किनारे तक वो सब जाएंगे ना। नई थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया तो K बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V। Q माने चार्ज, डेल्टा V माने PT। तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो उनके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी। जैसे तुमने बैटरी लगा दी, वोल्टेज लगा दिया, काइनेटिक आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो गए, तो ये अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर इधर उधर, और इनके वाइब्रेशन से चार्ज वाला पार्टिकल है भाई, तो चार्ज वाला पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट अपने पास है और स्टेट का कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है तो क्या देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये अपनी जगह पर सारा का सारा बंच जो है तुरंत वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स फॉर्म होंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं
वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है ना, ये हो गई नई थ्योरी। पुरानी थ्योरी में हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन डिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, करंट बन रही है। लेकिन जो नई थ्योरी है वो ये है, तो क्या इसके बारे में लिख दें कि व्हेन पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पीडी अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर देन all free electrons vibrated with kinetic energy A बराबर Q डेल्टा V, और पोटेंशियल डिफरेंस को आपने कैपिटल V से लिखा है तो Q डेल्टा V यानी V, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज स्मॉल e, तो यहां पर वो भी फीचर्स शामिल कर लीजिए। vibrating electrons form electromagnetic signal and electromagnetic signal which propagate with the speed of light, this make quick response in electrical appliances, यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो सारे के सारे स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रिसीव करते हैं। आप एक एग्जांपल और ले सकते हो कि आपको जो है यहां से लखनऊ में बैठे किसी से बात करनी है, साउंड जा पाएगी नहीं, तुमने सेल फोन निकाला, हेलो बोला, उसने क्या किया कि तुम्हारे हेलो को किसमें बदल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, जो कि कितनी स्पीड चलता है 3×8 स्पीड ऑफ लाइट। इधर तुमने हेलो बोला, उसने तुरंत बोला हाँ क्या बात है। तो वो सिचुएशन, वो जो नया फीचर्स है वो ये वाला है। ध्यान दें भाई, चार्ज टाइम इक्वेशन दिया जाएगा, चार्ज टाइम इक्वेशन दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2। कौन कौन से बताते हैं आपको। कभी कभी जो है करंट टाइम इक्वेशन दिया जाएगा, करंट टाइम इक्वेशन गिवन होगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा अकेला। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, तीसरा बनता नहीं है, और इसमें केवल एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें सिंगल क्वेश्चन बनेगा। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। चार्ज टाइम इक्वेशन देकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं। करंट टाइम इक्वेशन देकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन बनता है। कैसा बनता है, किस तरीके से डील करते हैं, जरा सिचुएशन पे गौर करिए। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि फाइंड करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन ये हो, या फिर क्वेश्चन होगा फाइंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो आप समझो बात को, केवल करंट पूछा जाए तो हम इंस्टेंटेनियस ही निकाल के आएंगे, और अगर इंस्टेंटेनियस कह दिया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड एवरेज करंट, एवरेज करंट आपसे पूछा जाएगा। तो चार्ज टाइम इक्वेशन दे करके या तो ये पूछा जाएगा और या फिर ये पूछा जाएगा, कुछ नहीं कहा गया, बोला फाइंड द करंट, तो अभी हम कौन सी करंट निकाल के आएंगे, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलती है, तो इंस्टेंटेनियस करंट I बराबर सब कुछ छोटा, चार्ज भी छोटा सा और टाइम भी छोटा सा, dq/dt, छोटा सा चार्ज dq, छोटा सा टाइम dt। तो जिसको भी ये दिखाओगे dq/dt वो तुरंत बोलेगा ये जानते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो तो बन जाती है इंस्टेंटेनियस करंट। अब एवरेज करंट कैसे निकलेगी? तो एवरेज कैसे निकलता है? टोटल बाई टोटल, ऊपर चार्ज कौन सा? टोटल वाला, चार्ज टोटल वाला, अपॉन में टाइम कौन सा? वो भी टोटल वाला। एक एग्जांपल लेकर के इस पूरी बात को समझ लेते हैं। चार्ज टाइम की एक इक्वेशन बना देते हैं। चार्ज टाइम की इक्वेशन है चार्ज Q बराबर 3t² माइनस का 60 प्लस का 10। तो फाइंड करंट, ये क्वेश्चन है। तो देखो कंफ्यूजन है कि भाई इसमें हम क्या निकालें, कुछ नहीं बोलते हमेशा इंस्टेंटेनियस। कह दिया इंस्टेंटेनियस तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइंड करंट, तो तुरंत हमने कहा I बराबर dt। यहां पे कौन आता है? Q माने चार्ज। तो चार्ज को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो इस इक्वेशन को अगर हम साइड में डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो dq बाई dt आ जाएगा 60 माइनस का 6। तो I बराबर हो गया 6t माइनस का 6, ये आंसर हो गया। हाँ, अब अगर उसने बोला फाइंड करंट, सही है ना? ठीक, फाइंड करंट एट टाइम 2 सेकेंड। अगर उन्होंने टाइम दे दिया है तो जो टाइम दे दिया है वो पुट अप कर दीजिए। तो t की जगह पे 2 और माइनस का 6, तो ये आ गया 6 एम्पियर। ये तुम्हारी करंट है, ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस करंट है, नथिंग से स्पेशल। फिजिक्स हमेशा इंस्टेंटेनियस मानता है। एवरेज जो है वो कहा जाए तो उसके बारे में सोचा जाता है। अब सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन हमने कहा कि भाई मुझे एवरेज करंट चाहिए। Q बराबर है 3t² माइनस का 60 प्लस का 10 और फाइंड एवरेज करंट एट t बराबर 1 सेकेंड। तो अब हमने कहा कि ये जो है ये क्या चीज है? ये तो t समय पर चार्ज है। तो इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि t क्या है? टाइम। Q क्या है? चार्ज। तो ये जो रिजल्ट है वो t समय पर चार्ज है। और एवरेज करंट निकल के आती है टोटल बाई टोटल, टोटल चार्ज का अपॉन टोटल समय का, टोटल टाइम। तो क्वेश्चन में टोटल टाइम तो 1 सेकेंड है, टोटल टाइम तो 1 सेकेंड है। अब चार्ज जो है 1 सेकेंड पर कितना होगा? तो t बराबर 1 सेकेंड यहां रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा? Q बराबर 3 × 1 का स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 10। तो 3 माइनस 6 प्लस का 10, 13 माइनस 6 कितना आ गया? 7। तो ये तुमने t बराबर 1 सेकेंड पे टोटल चार्ज निकाल दिया ऊपर, नीचे आपका टोटल टाइम है। सेट कर लो, आंसर आ गया एम्पियर। इस तरीके से आपको अगर चार्ज टाइम की इक्वेशन मिलती है तो 2 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ नहीं कहेगा, हमेशा इंस्टेंटेनियस निकालना। इंस्टेंटेनियस कह दिया तो बहुत अच्छी बात है। एवरेज के बारे में अपने मन से कभी नहीं सोचोगे, एवरेज जब क्वेश्चन में कहा जाएगा तभी सोचोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करंट और टाइम की इक्वेशन दी जाएगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दावा किया जाएगा केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कैसा होगा ध्यान दें। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चार्ज पूछेंगे आपसे कि भाई करंट टाइम की इक्वेशन हमसे ले लो और हमको चार्ज निकाल के दे दो। तो देखो क्या अप्रोच अपनी काम करेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ चार्ज पूछी जाएगी। वैल्यू ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे ध्यान दें। I बराबर होता है d dt, यहां पर चार्ज। याद रखो फिजिक्स में जब आप बिना किसी प्रेशर के मूव करते हो हमेशा इंस्टेंटेनियस। आप हमसे पूछ सकते हो सर आपने ये वाला फंडा क्यों लिखा? तो हमने कहा कि कुछ नहीं कह रहा है ना, तो हमेशा इंस्टेंटेनियस। तो I बराबर होता है dq बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dq बराबर हो गया I dt, दो तरफ का इंटीग्रेशन किया dq I dt। इस dq का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ dq, टोटल चार्ज। तो ये dq इंटीग्रेशन ऑफ dq हो गया टोटल चार्ज एंड दैट इज q, क्योंकि dx का हो जाता है x तो dq का हो जाएगा q। और यहां लिखा है राइट हैंड साइड I dt। और जब तुम इसको खुद भी देखोगे तो राइट हैंड साइड क्या लिखा है? करंट I का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बोलो भाई, ये तो लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि
जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें करंट वाली इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है और बात बना लेनी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कि करंट I बराबर है 3t + 5, फाइंड द चार्ज एट t बराबर 10 सेकेंड। नाउ चेक द सिचुएशन, करंट टाइम की इक्वेशन सामने पड़ी है, चार्ज पूछा गया है, तुरंत जो है ये क्लिक करना चाहिए कि चार्ज बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है इंटीग्रेशन I dt। चार्ज बराबर है इंटीग्रेशन I मींस 3t + 5 साथ में dt, Q बराबर 3t dt प्लस का इंटीग्रेशन 5 dt। चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट हमेशा बाहर चले जाते हैं, तो ये 3 और शुद्ध कांस्टेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। इंटीग्रेशन में शुद्ध कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, तो ये हो गया 5 और ये dt। तो देखो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1, तो q बराबर हो गया 3, यहाँ पे फिट कर लो t²/2 x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। अब जिस फेज में हम लोग बैठे हैं वो सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं, तो ये आ गया 5, अकेले dx का x और dt का t। कुछ लोग और महारथी होते हैं, बोले इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना है, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने वैल्यू ओपन हो जाती है ना, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मत लगाइए, लगा देते हो तो फिर एक जिम्मेदारी और निभाइए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लिया। अब मुझे t की वैल्यू रख देनी है 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर प्लस का 5 × 10, निकल गया चार्ज। बोलो भाई। एक क्वेश्चन जो और भी जबरदस्त है आपके लिए, फाइंड करंट जब वैल्यू ऑफ चार्ज परफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस समय करंट क्या होगी जब चार्ज की वैल्यू सर्कुलर मोशन बनाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को डील करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये, करंट I बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, एक चक्कर का टाइम, कैपिटल T है टाइम फॉर एक चक्कर, 1 साइकिल। और दूसरा रास्ता है Q, अलग कर लो, 1/TF हो जाएगा और Q ω/2π हो जाएगा और QV/2πr हो जाएगा। चेक द सिचुएशन, ये सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है और Q वैल्यू का 4 चक्कर लगा रहा है v स्पीड से, Q वैल्यू का 4 चक्कर लगा रहा है v स्पीड से। तो आपके पास में फंडा है I बराबर चार्ज बाई टाइम। अब क्या करें, टाइम कितना ले, आधा टाइम ले, पूरा टाइम ले, तो कुछ भी आपको जो है यहाँ नहीं दिया जा रहा, तो एक चक्कर का समय हम लोग काउंट करते हैं और एक चक्कर के समय को टाइम पीरियड भी कहा जाता है। तो I बराबर चार्ज कितना है Q, टाइम क्या लेना था, एक चक्कर का कुछ नहीं बताओगे तो फिर 1 साइकिल के लिए बात करेंगे तो कैपिटल T, और टाइम का उल्टा जो है वो फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चक्कर पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है, कहीं जो है पर मिनट तो नहीं है, पर सेकंड होना चाहिए। तो साइकिल पर सेकंड अगर है तो फिर आप जो है फ्रीक्वेंसी समझ लो कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो Q इंटू फ्रीक्वेंसी लगा दो। और जब UCM होता है तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो F = ω/2π। तो अगर हम F की जगह पर ये रखते हैं तो देखो ये बन जाएगा Q ω/2π। और जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाती है तो V बराबर R ओमेगा भी होता है, तो ओमेगा बराबर हो गया V/R, ओमेगा की जगह पे ये रख देंगे तो QV/2πr। यानी कि जैसे ही तुम्हें क्वेश्चंस में दिखे कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज चक्कर लगा रही है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल है उसका डिसीजन लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी को लेकर के गलती मत करना, इट शुड बी पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में पर मिनट है तो नहीं जमेगा, इसको पर सेकेंड में जाना पड़ेगा तभी फ्रीक्वेंसी बन पाएगी। पर आवर से तो भी नहीं चलेगा, इसको पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया करंट में। अब हम करंट में वो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें बहुत सारा बंच ऑफ द चार्ज वॉल्यूम कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है।
जैसे अगर बहुत सारा रस है, बहुत सारी भीड़ है और वो किसी रास्ते से होकर के जा रही है तो वो वॉल्यूम कवर करते हुए आगे बढ़ती है। तो अगर बहुत सारा चार्ज कहीं पर है और वो वॉल्यूम कवर करते हुए आगे बढ़ता है तो यहां पर मैं लिखूंगी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग कह सकते हो, फ्लोइंग कह सकते हो, फ्लोइंग, देन फाइंड करंट। चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं और करंट आपको चाहिए। याद रखो मैंने लिखा नहीं है, ये चार्ज कैरियर वॉल्यूम कवर करते हुए चल रहे हैं। चार्ज कैरियर्स आर फ्लोइंग विद इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कवर करते हुए चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं और करंट आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए करंट कितनी होगी। तो इसका जो आंसर है वो ये है, I बराबर एन क्यू ए बी, ये इसका आंसर है। कैसे आता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी रिवीजन करते करते ओम्स लॉ पर जाना है। तो ओम्स लॉ पर जाना है तो फिर ये आपका जो डेरिवेशन हो जाएगा। यहां पर जो एन है वो टोटल चार्ज कैरियर्स है, टोटल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को चार्ज कैरियर डेंसिटी भी कहा जाता है। चार्ज कैरियर डेंसिटी क्यू क्या है, एक कैरियर पर चार्ज है, चार्ज ऑन सिंगल कैरियर। ए क्या है, जहां क्योंकि करंट एक प्रकार का फ्लक्स है और फ्लक्स में जो चार्ज होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया। फ्लक्स में जो चार्ज, तो करंट जो है वो एक प्रकार का फ्लक्स है और जहां फ्लक्स होगा वहां एरिया होगा। एरिया हमेशा क्वांटिटी के साथ 90 डिग्री बनाएगा। फ्लक्स में जो क्वांटिटी होती है वो रेस्ट नहीं होती है, मूवेबल होती है। उसको एरिया के साथ आना होगा, जाना होगा, तो मूवेबल होती है। तो जो आपकी चार्ज क्वांटिटी है वो एरिया के साथ में 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो ए है वो एरिया है परपेंडिकुलर टू फ्लो, और बाकी वी क्या है, वी स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर है, स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर्स, कितनी स्पीड से चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं, ये वो है करंट निकालने का। ये फार्मूला कैसे आता है, तो अभी हम लोग ओम्स लॉ का जब रिवीजन करेंगे तो इसको डिराइव करना ही पड़ेगा। बट डिफरेंस केवल इतना होगा कि जो Q है वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज कैरियर्स में सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो इस पर। क्वेश्चन है आपका 3 × 10⁻18 मोनोवैलेंट आयंस are moving with speed, 3 × 10⁻18 monovalent ions per meter cube. Monovalent ions per meter cube are moving with speed 2 × 10⁻⁻4 meter per second and 4 × 10⁻18 bivalent ions per meter cube are moving with speed 3 × 10⁻⁻4 meter per second. Both are flowing perpendicular to area 0.04 meter square. Find value of current. तो बहुत सारे कैरियर वॉल्यूम के साथ हैं यहां पर और मूव कर रहे हैं। अच्छा, मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट ये जो आयंस हैं
ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, क्या लगता है? कुछ दिया नहीं गया, तो कुछ दिया नहीं गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, या फिर कुछ ये मोनो वाले पॉजिटिव और ये बाई वाले कैसे नेगेटिव। तो ध्यान देना, समझना बात को। अगर ये दोनों लोग पॉजिटिव हैं, केस नंबर 1, बोथ आयंस आर पॉजिटिव, तो जो मोनो वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही चलेंगे, और जो बाई वाले हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन बनाना है तो बनाया मैंने यहाँ पर। प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव नेगेटिव ही हो। आयंस जब भी होंगे तो कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ कैसे होंगे, नेगेटिव। और जो आपके ये बाई वैलेंट वाले हैं वो भी आपके इसी तरफ चलेंगे। बाई वैलेंट पॉजिटिव है तो करंट इसी के साथ चलते हैं। तो भाई मोनो वाले लोग मान लेते हैं I1 करंट बनाएंगे, तो I1 बराबर N1 और Q1 A1 और V1। ध्यान देना, मैं हिंट दूंगा आपको। और बाई वैलेंट वाले मान लेते हैं I2 करंट बनाएंगे, तो I2 इज इक्वल टू N2 Q2 A2 और V2। देखो क्वेश्चन में तुम्हारा N2 ये रहा बाई वैलेंट का, पर मीटर क्यूब यानी ये वॉल्यूम आ गया, और N1 तुम्हारा ये रहा। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो वैलेंट का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम, और बाई वैलेंट का मतलब हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। डबल कर दो, ट्राई मतलब ट्रिपल कर दो 1.6 का। तो देखो ये Q1 और Q2 भी आ गया, और एरिया भी आ गया, एरिया तो है ही ऑलरेडी, और स्पीड भी दी गई है। तो ये दोनों करंट निकल आएंगी। तो क्वेश्चन है कि ये दोनों करंट डायरेक्शन में क्या होगी? तो याद रखो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे बनाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये हाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। और आपकी अपनी आदत है कि आप हाई पोटेंशियल को प्लस से और लो पोटेंशियल को माइनस से। कितने तरीके से चीजों को समझा जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी है? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोनो वालों की इलेक्ट्रिक करंट भी यही होगी और बाई वालों की भी यही होगी। तो टोटल क्या हो जाएगा? प्लस कर देना, निकल आएगा ना। अगर ये दोनों लोग नेगेटिव होते, नेगेटिव आयंस होते, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है। मोनो वाले लोग क्या करते हैं? मोनो वाले लोग नेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा चलते हैं, और जो बाई वैलेंट है वो भी नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा चलते हैं। भले ही ये उल्टा चलते हैं लेकिन करंट तो यही बनती है ना, वैल्यू तो यही आएगी, और करंट बाई वैलेंट से भी यही बनती। लेकिन ये मूव करते इधर, और अपनी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसे ली जाती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जो आई टोटल आता अभी भी I1 प्लस I2 से आता, I1 प्लस I2 से आता, और कहा जाता कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के मूवमेंट से जस्ट क्या होगी? अपोजिट। यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के मूवमेंट के अलोंग होगी। ये केस नंबर 2 होगी। ठीक। केस नंबर 3 की मोनो वाले पॉजिटिव है और बाई वाले मान लेते हैं जो है वो नेगेटिव है। केस नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, क्योंकि बिना इनके तो फ्लो हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना। तो मोनो वाले जो है वो पॉजिटिव है, वो तो इधर चलेंगे, I1 बनेगा। बोलो यही फार्मूला लगेगा, I1 बन गया। और जो बाई वाले हैं, बाई वाले नेगेटिव हैं, नेगेटिव ये इधर चलेंगे, इनका करंट I2 इसी फार्मूला से बनेगा। लेकिन जो टोटल करंट अभी भी किससे आएगी? प्लस करके, क्योंकि मोनो वालों की जो करंट होगी वो तो इधर ही तरफ होगी ना। बिकॉज ऑफ द मोनोवैलेंट करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी ही होगी। और बिकॉज ऑफ द बाई वैलेंट चल तो ऐसे रहे हैं लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी। तो
अभी भी जो टोटल करंट है वो कैसे आएगी, प्लस करके आएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसे ले जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मोनो से बनने वाली करंट I1 है, किस दिशा में है, इधर से इधर, अलोंग द फील्ड। और जो बाई वैलेंट है उनकी जो करंट I2 बनेगी, डायरेक्शन ऑफ I2 बोलो तो इधर से इधर, दोनों करंट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना? तो जैसे ही आप ये देखो कि चार्ज कैरियर का नंबर वॉल्यूम के साथ, चार्ज कैरियर का नंबर वॉल्यूम के साथ दिया गया है और आपसे करंट पूछा गया है, तो आप जो है करंट को कैसे निकालोगे, I बराबर NQ/AV। चलिए ध्यान देते हैं, एक फिजिकल टर्म होता है कंडक्टिविटी सिग्मा, एक टर्म है आपका रेजिस्टिविटी रो, और एक टर्म है रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और हम सब कुछ पढ़ेंगे फॉर द कंडक्टर, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो देखिए भाई ये क्या क्या होते हैं वो सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन इधर एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। क्या एक्सप्रेशन, ध्यान देना, ये कंडक्टर है, पोटेंशियल लगा हुआ है, ये नेगेटिव है, लो है, और ये पॉजिटिव है, हाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है और इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट होना ही पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है। अब देखिए वो रटने की जरूरत नहीं है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से उल्टा चलती है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, सिचुएशन बदलेगी। तो आप बोलो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां चलती है, लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा। करंट हमेशा कैसे चलती है, हाई से लो। तो तुम ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन से जस्ट उल्टी क्या होगी, करंट होगी, कह सकते हो ना। लेकिन एक्चुअली जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो ये, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां जाती है, लो। या फिर स्टेटमेंट ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ठीक है ना? तो ये आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहेगा, कभी फिर ट्विस्टिंग होगी तो आप गलती नहीं करोगे। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, करंट बन रही है। हम लोगों ने जब नोटिस करना शुरू किया तो घड़ी में 0 सेकेंड था और हमने इस वाले क्रॉस सेक्शन को देखा था। ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, टाइम 0 था और जितनी देर तक हमने देखा है वो टाइम t है, ये टाइम t है। तो जरा पता लगाएं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ड्रिफ्ट होकर के जब यहां तक गए हैं तो कितने हैं। तो हम चाहते हैं टोटल ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम t, हम ये चाहते हैं टोटल ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम t। वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए और हमें ये पता है कि n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग यहां से यहां तक हुई है तो ये इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या सिचुएशन थी, वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कितना वॉल्यूम हुआ है कवर, यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉनों ने शुरू किया, यहां से लेकर के यहां तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं कितना वॉल्यूम कवर हुआ है। तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लंबाई। एरिया कितना है a और लेंथ क्या है, लेंथ एक प्रकार की दूरी है, तो लेंथ इज ए डिस्टेंस। और ये रहा a फॉर एरिया और डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्टिंग स्पीड है वो vd है और t फॉर टाइम, ये वॉल्यूम आ गया a vd t। इस वॉल्यूम को कवर किया है इन ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉनों ने t समय पर कंडक्टर के अंदर। अब वन वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n। वन वॉल्यूम में कितने हैं, स्मॉल n। तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, n से मल्टीप्लाई कर दो, लो आंसर आ चुका है a vd t साथ में m। ये हो गए तुम्हारे कुल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स।
अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है, तो टोटल ड्रिफ्टेड चार्ज मेरा पता लगाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई माने 1.6 10⁻⁻⁹ तो ये हो गया आपका इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना होगा, तो ए वी डी टी एन ई, ये टोटल चार्ज आ गया। अब जो ये टोटल चार्ज आया वो कितने समय में आया, तो टी समय में आया। तो करंट आई बराबर चार्ज अपॉन टाइम, तो ए वी डी टी एन ई अपॉन में टी, देखो आई बराबर ए वी डी एन ई आ गया, ठीक है। इसी को जनरल वे में बोलो तो कैसे बोलोगे, आई बराबर ए वी एन क्यू, ए माने एरिया, वी माने स्पीड, एन माने चार्ज कैरियर का नंबर, क्यू माने चार्ज कैरियर पर चार्ज। ये हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो स्पेशली जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो वहां पे सारी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो करंट का ये फार्मूला आ गया ओनली फॉर द कंडक्टर्स। ये फार्मूला जनरल है, पर ये ऊपर वाला फार्मूला कैसा है, ओनली फॉर कंडक्टर्स। डिस्चार्ज ट्यूब में आयंस चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वाला फार्मूला वहां नहीं लगेगा, लेकिन ये लग जाएगा, आयनों के भी लिए लग जाएगा। लेकिन ये जो फार्मूला है वो ओनली फॉर द कंडक्टर्स। तो लीजिए ये सिचुएशन हम जान चुके हैं, तो ये एक बेसिक फंडा आ चुका है। इसको मैं इस बॉक्स में लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो कभी अगर फ्यूचर में आप कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट निकालनी हो तो आप इस फंडे को फॉलो करिएगा, आई बराबर ए वी डी एन ई, ये फंडा फॉलो करेंगे। अब जब ये रिजल्ट आ गया तो यहां पर हम वीडी की वैल्यू रखते हैं, तो आई इज इक्वल टू ए, वीडी की वैल्यू आप देखेंगे तो ई टाउ कैपिटल वी बाई एम एल और साथ में एन ई का, क्योंकि आपने अभी वीडी की वैल्यू निकाली थी ई टाउ बाई एम, एक तो ये वैल्यू निकाली थी आपने, कैपिटल ई यहाँ पे इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ई कैपिटल वी टाउ बाई एम एल ये भी थी। तो देखिए वही रिजल्ट हमने यहाँ रख दिया, आई बराबर, तो यहां पर v और i एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो, तो ये ml हो गया और n e स्क्वायर टाउ हो गया, साथ में a हो गया और v बाई i हो गया, ठीक है। चेक कर लेना, देख लेना कि हाँ सही कि नहीं। ml आएगा, n e स्क्वायर टाउ a आएगा, ठीक है, v बाई i। इसको फिर से लिखा v बाई i, ये आ गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में l और a। ये दो अलग अलग ब्रैकेट हमने इसलिए लगा दिए क्योंकि इनमें से कुछ चीजें इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, जिनको हम बदल सकते हैं फिजिकल चेंजेस करके, वो एक्सटर्नल है। जैसे कि m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इंटरनल है, ये हम नहीं कर बदल पाएंगे। अगर हमने कंडक्टर लिया है कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम कहां बदल पाएंगे, नहीं बदल सकते। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम ये भी नहीं बदल पाएंगे। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हम ये भी नहीं बदल पाएंगे। और टाउ माने टाइम, ये बदल सकते हैं, लेकिन जनरल कंडीशंस पर हम ये भी नहीं बदल पाएंगे। टेम्परेचर घटाए बढ़ाएंगे तो बदल जाएगा ना, लेकिन ये चूंकि एक स्पेशल फीचर है कि टेम्परेचर से ही घटे बढ़ेगा, इसलिए जो है इसको भी इंटरनली माना गया। l हम लेंथ बदल सकते हैं, एरिया भी हम बदल सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल के लोग हैं। जो ये टर्म आया है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी बराबर है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा कंडक्टिविटी, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एन। अब अगर एग्जाम में कंडक्टिविटी के बारे में कुछ लिखने को आ गया तो क्या लिखोगे, फॉर कंडक्टर टर्म एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये लिखना होगा तुम्हें वहां पर। रेजिस्टिविटी के बारे में एग्जाम में कुछ लिखने को आ गया तो ये लिखोगे टर्म
m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ फॉर, चलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था ऐसे, चलो टर्म m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ फॉर कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब आपने डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन इंपैक्ट बढ़िया पड़े उसके बाद में ये भी बता दो कि m क्या है। व्हाट इज m? इलेक्ट्रॉन मास। क्या तुम इसको बदल सकते हो? नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज? क्या तुम इसको बदल सकते हो? नहीं। एंड व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या तुम इसको बदल सकते हो? नहीं। जो मटेरियल दे दिया है उसमें हम इसको नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, जनरल वे में ये भी नहीं बदलेगा, वो स्पेशल एफर्ट्स लगाना पड़ेगा रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपके जो है दोनों टर्म्स हो गए कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टेंस के बारे में एग्जाम में कुछ लिखने को है, डिफाइन द रेजिस्टेंस, तो देखो क्या लिखेंगे। टर्म ये पूरा एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए इज कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर। तो जब ये डेफिनेशन आप लिख के आओगे तो एम और ये तो सारे फीचर्स हो ही चुके हैं। व्हाट इज एल? लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड व्हाट इज ए? क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो तुम्हें इस बॉक्स के सब ऊपर वाली चीजें लिखनी है। वो तो मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए नीचे का बॉक्स है। आपको इस डॉटेड लाइन के ऊपर वाली चीजें ही लिख के वहां पर आनी है। ये रेजिस्टेंस होता है, वो कंडक्टिविटी होती है, ये रेजिस्टिविटी होती है। और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स पूछी जाए इन्हीं से आंसर दीजिएगा। जैसे आप देखिएगा, किसी ने कहा कि लेंथ को आधा कर दिया, बताओ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी। तुमने देखा कि कंडक्टिविटी के फार्मूले में तो कहीं लेंथ है ही नहीं, है कहीं पर नहीं है, यानी कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी के फार्मूले में कहीं लेंथ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस के फार्मूले में लेंथ है, हाँ है, फर्क पड़ेगा। तो इनके ऊपर, स्पेशली इन दोनों पर थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर वो चीज इनके रिजल्ट्स में है तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखिए, अब हमने कहा कि भाई हमने जो है कंडक्टर को फोल्ड कर दिया, तो फोल्डिंग करने से क्या कंडक्टिविटी बदल जाएगी? फोल्डिंग से क्या बदलता है? एरिया बदलता है। जब आप फोल्डिंग करते हो तो एरिया बदल जाता है। आपने देखा कि फोल्डिंग करने से एरिया बदलता है, तो यहां पर एरिया तो है नहीं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो बी अलर्ट अबाउट दैट कि जो भी आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो सोच समझ के देने हैं। ये सिग्मा और भी कई जगह मिलेगा, अभी तो ये ओरिजिनल है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो सिग्मा आपको यहाँ मिलने वाला। देखो, देखना ध्यान से, जब हम लोग ओम्स लॉ करेंगे वेक्टर वाला, तो J बराबर मिलेगा सिग्मा ई। अब J बराबर सिग्मा ई ओम्स लॉ में मिल गया, तो यहां जो सिग्मा बराबर हो गया J बाई ई, तो ये तुमको कंफ्यूज करेगा कि J के बढ़ने से सिग्मा बढ़ेगा, गलत बात। सिग्मा का, रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो जवाब यहां से मांगना। आपसे क्वेश्चन बनाया गया कि E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को आधा कर दिया, सिग्मा पे क्या फर्क पड़ेगा? इसको नहीं देखना, इसका ओरिजिनल देखो, क्या इसमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है? यानी E के बदलने से सिग्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर ये बात? तो बी अलर्ट कि आपको इन्हीं पर, इन तीनों के से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनके जवाब यहीं से मांगने। ठीक है ना बात? अब आपसे पूछता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ध्यान दें, ओम्स लॉ, तो यही हमारे काम आ जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, जरा उसकी बात करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है?
पहले डिराइव कर लेते हैं, फिर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो बाद में लिख लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ क्या है? तो जब हमें ओम्स लॉ पूरा प्रूफ करने को आया, डिराइव करना है भाई, इसको डिराइव करना है, डिराइव इट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि स्टेटमेंट पहले दे दिया जाए, बाद में डेरिवेशन कर लिया जाए। चलो अच्छा, डेरिवेशन पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये वाला पॉइंट देखो सेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट आई इन कंडक्टर, कोई डेरिवेशन मत करना, सीधे लिखना आई बराबर ए बी डी एन ई। इलेक्ट्रिक करंट आई इन कंडक्टर, आई बराबर ए बी डी एन ई। उसके बाद में फिर ये वाला पॉइंट यहां लगा दे लीजिए, क्या बना यहां से? V बाई आई बराबर हो गया m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, पहले ब्रैकेट में L बाई ए। ये सारा का सारा काम जब ओम्स लॉ डिराइव करने को आ गया, पहले मैं डेरिवेशन कर लेता हूं, बाद में स्टेटमेंट दूंगा। तो आप सीधे यहां से लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई इन ए कंडक्टर, आई बराबर ये लिखा, फिर ये लिखा, Vd की वैल्यू ये होती है, ये लिखा, और साइड में एक सपोर्टिंग डायग्राम और बना सकते हो आप। ये कंडक्टर है आपके पास जिसकी की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और यहां पर बैटरी को जोड़ दिया है आपने, प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये सारा यहां तक आप आ गए, वहां पे पहुंचे। उसके बाद में जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो अब हमें पता है कि दिस इज द रो, रोयल बाई ए, और V बाई आई इज इक्वल टू रोयल बाई इज आर, तो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर कैपिटल R इज कांस्टेंट अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट अगर हैं तो कैपिटल R को कोई नहीं बदल सकता भाई। कैपिटल R जो है वो रो L बाई A है, और रो में छिपा हुआ है ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ A। ये जरा चेक करते हैं सिचुएशन को। फिजिकल कंडीशन नहीं बदलेंगे, टेम्परेचर नहीं बदलना, कोई चेंज नहीं करना। अगर हम चेंज करेंगे नहीं तो L और A बदलेगा नहीं, तो L बदलेगा नहीं, A बदलेगा नहीं, और रो तो वैसे भी नहीं बदल सकता हमारे बदलने से, बोलो भाई। तो टेम्परेचर बदल करके हम टाउ को परेशान कर सकते थे, उस पे भी रोक लग गई है कि फिजिकल कंडीशंस क्या है, कांस्टेंट है। जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो टाउ भी नहीं बदलेगा, और N और E और M को हम बदल ही सकते थे, पूरा पूरा कांस्टेंट आ गया ना। तो यहां पर आप देखिए R एक कांस्टेंट है, तो ये आया V प्रोपोर्शनल I, ये रहा ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अंडर कांस्टेंट सर्कमस्टेंसेस, कांस्टेंट सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी आपसे कहा जाए ये बदल सकते हैं, बोलो नहीं, कुछ भी नहीं बदलना, टेम्परेचर नहीं बदलना, ये नहीं बदलना, वो नहीं, सब कुछ कांस्टेंट कर दो। अंडर कांस्टेंट सर्कमस्टेंसेस, PD means potential difference capital V applied across conductor, applied across conductor is directly proportional to इलेक्ट्रिक करंट I। क्या मतलब है, क्या मैसेज आ रहा है इससे? अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये तो स्टेटमेंट हो गया। जब प्रूफ करने को आता है तो फिर यहां से लेकर के यहां तक आते हैं, प्रूफ हो जाता है। और जब दो लोग आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइन कैसे आती है? लाइन कैसे आती है? स्ट्रेट लाइन। ये ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ, ठीक है। अब जब ये ओम्स लॉ बना तो ये V और I में भी लाइन सीधी है, I और V में लाइन सीधी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्लोप का डिफरेंस है। देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है भाई, स्लोप बराबर होता है y एक्सिस वैल्यू अपॉन में क्या,
एक्स एक्सिस वैल्यू। यहां पर जरा स्लोप के बारे में सोचो, तो यहां स्लोप बराबर वाई एक्सिस वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस वैल्यू और v अपॉन आई क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। तो यहां का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यहां पर स्लोप के बारे में सोचो, तो y एक्सिस वैल्यू अपॉन x एक्सिस वैल्यू, तो i अपॉन v क्या बनेगा, 1 अपॉन r। तो कब आप बोलोगे स्लोप की वैल्यू रेजिस्टेंस है, जब ग्राफ होगा v और i का। जो y एक्सिस पर होता है पहले उसका नाम लेते हैं, इस वाले ग्राफ को बोलेंगे v और i ग्राफ, इसको बोलेंगे i और v ग्राफ। तो v और i ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस, जबकि i और v ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का इनवर्स, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का 1 अपॉन जो होता है दैट इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। हम इसको कैपिटल G से लिखते हैं, ठीक है, बोलो। अब क्लास के लास्ट में छोटा सा एक और रिजल्ट आपको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा गया। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये आया कि वेक्टर फॉर्म वाला ओम्स लॉ क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म वाला ओम्स लॉ होता है J बराबर सिग्मा E। E यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कंडक्टर, जानते हो आप इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। सिग्मा आप जान ही चुके हो, कंडक्टिविटी है, पहले ही अपडेट दिया है इसीलिए। और J है करंट डेंसिटी, ये नया है आपके लिए करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट और अपॉन में एरिया। तो लीजिए अब ये नया नहीं रह गया। तो करंट डेंसिटी जो है करंट और एरिया का रेशियो होता है। तो J बराबर सिग्मा E, जरा इसके लिए बात कर लेते हैं। अगर वहां पे ये कहते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो भी आप स्टार्ट ऐसे ही करना, कहानी मत बताने में। तो यहां पर आप देखिए प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा। फॉर कंडक्टर, एक ये कंडक्टर बनाते हैं जिसकी की लेंथ L है, एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन है E इनसाइड। और फॉर कंडक्टर करंट I बराबर है A B D एंड E। I के साथ A को सेट कर लो, VD एंड E। I बाई A क्या हो गया, J, VD एंड E। ये एक्स्ट्रा काम हो गया। कभी कभी कहता है करंट डेंसिटी और ड्यूटी स्पीड में रिलेशन क्या है, वो यहां पर बोनस में मिल गया। ये फेमस है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। तो जब हम J बराबर सिग्मा ही प्रूव करते तो ये बोनस में मिल गया। अब VD को ब्रेक कर दो आप, कैपिटल ही लाना उसके टर्म्स में। तो VD की वैल्यू थी E टाउ बाई है, साथ में ये कैपिटल को अलग कर लोगे तो NE स्क्वायर टाउ बाई M और साथ में ये E। ये हो गया J बराबर सिग्मा E ने कहा हम तो वेक्टर हैं, तो J ने कहा हम भी वेक्टर हैं, वेक्टर लगा दिया। सिग्मा समझते हो ना, प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब यहां से हमको चलना है, नहीं 2 फेज कंप्लीट हो गया, नहीं ठीक